ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। बिग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज हम बात करेंगे कश्मीर की। आज का हमारा मौजू है कश्मीर में कब कायम होगा अमन। सुर्खियों में हमेशा बने रहने वाला कश्मीर, जो कभी अपनी खूबसूरती और दिदाज़ेब मनाजिर और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हुआ करता था, लेकिन यहाँ की सियासी कशमकश की वजह से कश्मीर की ये तमाम खसूसियात पर असर पड़ा है। जो कुछ बचा वो भी सियासी पार्टियां उनसे छीन लेना चाहती हैं। सुलगते कश्मीर को सहारा न देकर लीडरान अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे। अगर हम कश्मीर के मौजूदा हालात की बात करें तो बुरहान वानी की हलाकत के बाद मुसलसल 10वें रोज भी कश्मीर में कर्फ्यू जारी रहा। वहीं महलूकीन की तादाद 42 तक पहुंच गई। कश्मीर के मौजूदा हालात की गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। राज्यसभा में कश्मीर के मौजूदा हालात की गूंज सुनाई दी। गुलाम नबी आज़ाद ने मरकजी व रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आम शहरियों और मिलिटेंटों में फ़र्क को समझा जाए। वहीं कश्मीर मामले पर गुलाम नबी आज़ाद का जवाब देते हुए राज्यसभा में वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली ने कहा कि कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ थी। उन्होंने आवाम को गुमराह न करने का गुलाम नबी आज़ाद को मशवरा दिया। उधर राजनाथ सिंह ने कहा कि हालात में बेहतरी के बाद बातचीत के अमल को शुरू किया जाएगा। देखते हैं कश्मीर मामले में इन सियासी लीडरान का रद्द अमल। सीखना चाहिए था। जब मैं खुद चीफ मिनिस्टर था, उसके बाद उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे और आज महबूबा जी चीफ मिनिस्टर है। अलग अलग 3 पार्टियों के 3 चीफ मिनिस्टर। मेरे वक्त में भी कोalition थी कांग्रेस की और पीडीपी की। उमर साहब के वक्त में कोalition गवर्नमेंट थी एनसी और कांग्रेस की। आज कोalition गवर्नमेंट है पीडीपी की और बीजेपी की। लेकिन ये हालात 2008 और 2010 से क्यों ज्यादा इतने आगे बढ़ गए, ये चिंता का विषय है। ये विरोध आजाद साहब अपने आप को हम गुमराह न करें, वो इस बात का था कि जिस व्यक्ति को आतंक का अपना हीरो मानते थे, पुलिस की एक टुकड़ी ने उसको एनकाउंटर के अंदर लिक्विडेट कर दिया और सारा गुस्सा इसलिए जो विरोध करने आए, बहुत बड़ी संख्या में आए, वो कोई टूरिस्ट के खिलाफ नहीं था, वो यात्रियों के खिलाफ नहीं था, वो आम आदमी के खिलाफ नहीं था, वो अधिकतर जम्मू कश्मीर की पुलिस के खिलाफ था और सीआरपीएफ के खिलाफ था। मैं आपको सच बतलाऊं, साक्षी हैं इसकी जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। मैंने परसों ही टेलीफोन मिलाकर उनसे यह कहा, मैंने कहा कि महबूबा जी, मैं स्वयं आना चाहता हूं कश्मीर, और कश्मीर में आऊंगा तो गवर्नर हाउस नहीं रुकना चाहता हूं, बल्कि नेहरू गेस्ट हाउस है कोई, वहां पर मैं रुकना चाहूंगा और मैं कश्मीर के लोगों से मैं सीधा बातचीत करना चाहता हूं, संवाद करना चाहता हूं।
और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं बशीर मंजर साहब, आपका वो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल है, आपका खैर मकदम है। लेकिन हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अली खान साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, आपका भी खैर मकदम है। और दिल्ली से ही हमारे साथ सुदेश वर्मा है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, आपका भी खैर मकदम है। बशीर मंजर साहब, आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे। बशीर मंजर साहब, क्या लगता है कि 10 दिन हो गए कर्फ्यू को, बुरहान वानी की मौत के बाद से तमाम हालात किसी तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि मामूल पर आ रहे हैं, वजह क्या है? और इस पर अब सियासत शुरू हो गई, पार्लियामेंट का इजलास शुरू होते ही अब खींचतान, सियासी कशमकश शुरू हो गई है कश्मीर के मामले को लेकर। जी देखिए, बुरहान वानी की हिलाकत के बाद जो कुछ यहाँ पे हुआ वो सब दुनिया जानती है, पूरा मुल्क जानता है, रियासत जानती है कि लोग गुस्से में बाहर आ गए। इसको सिर्फ बुरहान वानी की मौत से जोड़ना मेरे ख्याल में इंसाफ नहीं होगा। ये एक ऐसी स्थिति है कि लोग बहुत नाराज थे, लोगों की बहुत ग्रीवेंसेस थी ऑलरेडी, और बुरहान एक ट्रिगर बन गया इस सारे मुद्दे में। मैं ये कहूंगा कि अरुण जेटली जी ने जो आज पार्लियामेंट में बयान दिया, वो या तो खुद को धोखा दे रहे हैं या पूरे मुल्क को धोखा दे रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये सिर्फ आतंकवाद है, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि कश्मीर घाटी के सारे लोग आतंकवादी हैं। ठीक है, फिर सारे लोग आतंकवादी है, फिनिश, डिबेट इज ओवर। ये गुस्सा है, कश्मीर इज अ डिफरेंट प्लेस, ये बाकी स्टेटों से अलग एक स्टेट है, इसका एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, यहाँ पे इश्यूज हैं जिन इश्यूज को एनडीए सरकार आज तक एड्रेस नहीं कर पाई। आज तक सरकार ने कोई भी पेशरफ्त नहीं की कि टू अप्रोच कश्मीरी यूथ, टू अप्रोच कश्मीर में आपको सिर्फ मेन स्ट्रीम आपकी पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट है या आपकी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके बगैर भी यहाँ पॉलिटिकल स्पेसेस हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। आज तक आपने उनको अप्रोच नहीं किया। आप अपनी ही पुरानी एनडीए गवर्नमेंट को याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उस दिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस किया था, उनके साथ अपने आप को एंगेज किया था। जब आप किसी के साथ एंगेज नहीं कर रहे हैं अपने आप को और सिर्फ आतंकवाद का नाम लेके, पाकिस्तान का नाम लेके अपने आप को बचाना चाहते हैं, जो कुछ हो रहा पाकिस्तान कर रहा है आतंकवाद, ऐसे ये मुद्दा हल होने वाला नहीं है। जी, आपके पास आते हैं, मैं आता हूं मैं बशीर मंजर साहब। सुदेश वर्मा साहब, अब आप क्या कहेंगे? बशीर मंजर साहब का कहना है कि बुरहान वानी की हलाकत वो एक ट्रिगर का काम कर गया। असल में लोगों की जो नाराजगी थी, लोगों का जो गुस्सा था, वो बहुत जमाने से था, वो अचानक फूट पड़ा उस वाक़े के बाद से। और असल में हुकूमत ने कभी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, उन मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की जो वाजपेयी हुकूमत के दौरान कोशिश की गई, वो अप्रोच ही नहीं रखा गया। शायद ये एक बड़ी वजह थी। देखिए, अगर मैं उनकी बात को सही समझ रहा हूं तो वहाँ के जो मिसाइल हैं वो डेवलपमेंट हैं, विकास हैं। और आपको पता होना चाहिए ये एक बहुत ही शानदार मैंडेट के साथ आई हुई सरकार है। पीडीपी को अलग मैंडेट मिला था, बीजेपी को अलग मैंडेट मिला था। इन लोगों ने गवर्नेंस के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर एक सरकार बनाई। और उसके बाद किसी को अगर इस सरकार से कंप्लेन है तो सरकार से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर बुरहान वानी अगर इशू नहीं था तो बुरहान वानी के मौत के बाद ही ये सब वाकया क्यों हुआ? अगर आप बोलते हैं पाकिस्तान क्यों सेलिब्रेट कर रहा है, बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो उसे लिक्विडेट किया, उन्हें तो हमें सैल्यूट करना चाहिए। क्यों लोग अपने ही सिक्योरिटी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। अभी अभी वाकया आया था कुछ अखबारों में कि वहाँ जो पत्थरबाज जो गैंग है, वो पत्थर वाले गैंग को स्पॉन्सर करता है, हुर्रियत के नेताओं ने पैसा देते हैं। तो ये बताइए, इतना स्पॉन्सर्ड जब एक्टिविटीज होगा तो उस पर आप कैसे बोलेंगे कि ये एक नेचुरल रिएक्शन किस लिए और किसके खिलाफ है? अपने ही सरकार के खिलाफ। सिक्योरिटी फोर्सेस भी आपके ही हैं। अगर आप आजादी की बात करेंगे तो ये किसी को भी सपना नहीं देखना चाहिए कि तो आज के दिन आपका ये कहना है सुदेश वर्मा साहब कि पूरा करे। प्रोटेस्ट जो था, पूरे जो इतने दिनों से कर्फ्यू लगा, वो पूरा स्पॉन्सर्ड था? देखिए, स्पॉन्सर्ड बिल्कुल था। जिस तरह से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, आप पाकिस्तान को आपको पता है कि पाकिस्तान टेररिस्टों को बॉर्डर से भेजने में कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बहुत सचेत हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान सोच रहा था कि होम ग्रोन टेररिज्म होगा। हिजबुल मुजाहिदीन जो वहां के लोकल यूथ्स को उन्होंने ट्रेन किया था और उससे जो फैलाने की दहशत कोशिश कर रहे थे, उस कोशिश को हमने नाकामयाब किया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान इतने खुले तौर पर डिप्लोमेटिक नाइसिटीज को छोड़कर दूसरे के इंटरफेरेंस करने की हद तक जाकर आज खड़ा हुआ है।
क्या आपको ये दिख नहीं रहा सीधा? जी आपके पास आते हैं। मैं इसका जवाब जानना चाहूंगा बशीर मंजर साहब से, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन है उनका रिएक्शन जान लेते हैं हम। मोहम्मद अली खान साहब, आपको क्या लगता है जो हालात हैं, जिस तरह से बयान दिया है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, कि मिलिटेंट्स और जो आम लोग हैं उनके दरमियान फ़र्क करना होगा हुकूमत को, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस भी कुछ किसी तरह से रिएक्ट करती हैं, कोई कार्रवाई करती हैं, तो फ़र्क करना होगा, इसका क्या मतलब है? क्या ये कहने की कोशिश की गई कि जो बात बशीर मंजर साहब कह रहे थे कि कहीं पूरी वादी के लोगों को दहशतगर्द कहीं गलती से तो नहीं समझ लिया गया? गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात का ये मतलब निकलता है। समझ गया। खासा मैं ये कहूँगा बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ सुदेश साहब से भी और जेटली साहब से भी मैं उनका ध्यान आकर्षित करूँगा राजनाथ सिंह जी के ही आज दिए हुए स्टेटमेंट पे, जिसमें उन्होंने बोला कि कश्मीर का कोई भी सोल्यूशन संवेदनशीलता को दरकिनार करके नहीं आप नहीं पहुँच सकते उस सोल्यूशन पे। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उनकी, बिकॉज वहाँ पे मुझे थोड़े वक्त के लिए लगा उन्होंने एक ऐसी इंसाइट दिखाई जिसकी ज़रूरत है। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है भाजपा को कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है इसमें कांग्रेस उनके साथ ही खड़ी है, कोई आर्म्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़ नहीं। हम मानते हैं कि इसमें आर्म्ड फोर्सेस की जो, जैसे कुछ लोग होते हैं वो इमीडिएटली भागते हैं कि गलती लगाने की आर्म्ड फोर्सेस के दरवाजे पे इसका वो गुनाह रखने के लिए, मगर हम लोग कभी ये नहीं कहते। हम कहते हैं देखिए आर्म्ड फोर्सेस की इसमें ये आर्म्ड फोर्सेस की बनाई हुई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम ये ज़रूर कहते हैं कि देखिए जो माहौल बनता जा रहा है वहाँ पे उसे आपको सेंसिटिविटी के साथ डील करना पड़ेगा। हम आपसे ये भी कहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गुजारिश जो आज गुलाम नबी आज़ाद साहब की स्पीच से आई भाजपा के लिए, वो ये थी कि देखिए आप आवाम को आतंकवादियों से कंफ्यूज ना करें। अवाम अलग हैं, आतंकवादी अलग हैं, मगर जब आप उन पे पैलेट फायरिंग करते हैं तब आप उनके दिल में एक दहशत पैदा कर देते हैं और एक डाउट पैदा कर देते हैं कि भैया हमारा स्टेट हमें किस नज़र से देखता है, इससे रिजेंटमेंट पैदा होता है। और उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल भी दी, उन्होंने कहा कि देखिए क्या अगर हरियाणा में ऐसा होता तो ये पैलेट फायरिंग होती नहीं होती। तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिसका भाजपा सरकार को जवाब देना है खान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती जी। दूसरी बात देखिए, अब ये मैं एक ऐतिहासिक बात करना चाहता हूँ खान साहब, आप पिछले 3 चुनाव पे गौर करें जो हुए हैं इस वैली में, जो भी उसका नतीजा हुआ, चाहे भाजपा आई हो पावर में या एनसी आई हो पावर में, मगर ये जो 3 चुनाव थे एक रिलेटिव पीसफुल माहौल में कंडक्ट किए गए थे। इतना जैसे कहते हैं लोग कहने लगे थे कि चलो आखिर तौर पे पीस आ ही रही है वैली में, मगर जब से ये नई सरकार आई है स्टेट में उन्होंने वो सारा काम ख़त्म कर दिया है और तसमस कर दिया है, क्योंकि ये एंगेज ही नहीं करते लोगों के साथ। जो पीडीपी बीजेपी सरकार है वो लोगों के साथ एंगेज ही नहीं करती जी। यही बात बशीर मंजर साहब भी बोल रहे थे कि हुकूमत को लोगों को एंगेज करना होगा बातचीत में, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। बशीर मंजर साहब, सुदेश वर्मा जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो भी प्रोटेस्ट हुआ, जो भी 10 दिनों से कर्फ्यू में हुआ, जिसकी वजह से कर्फ्यू लगे, वो सब स्पॉन्सर्ड था हुर्रियत लीडरान के जरिए। ये इस पर आप क्या कहेंगे? ये बीजेपी स्पोक्स पर्सन सुदेश वर्मा का कहना है। हाँ, वर्मा साहब से मैं इतना ही खालिद भाई, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूँ। खालिद भाई, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी, मैंने पत्थरबाज गैंग की बात की। हाँ, पत्थर यानी जो पत्थर मार रहे थे वो तमाम स्पॉन्सर्ड थे, उन्हीं की वजह से ये हालात बिगड़े। देखिए जो बीजेपी के हमारे लीडर बोल रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, चलिए मैं 1 मिनट के लिए उनके लिए मानता हूं कि बुरहान वानी था वो पाकिस्तान की क्रिएशन थी, पाकिस्तान ने बनाया था, आतंकवादी था, मान लीजिए 2 मिनट के लिए। उसके बाद जो लोग पुलिस और सीआरपीएफ और बाकी फोर्सेस की गोलियों से मरे हैं वो कौन थे? 18, 19 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे। हाँ, मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सारी जगह पर पत्थरबाजी हुई होगी, प्रोवोकेशन हुई होगी, लेकिन क्या आप पुलिस और सीआरपीएफ को और मॉब के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं करेंगे? मॉब होता है, पुलिस और सीआरपीएफ ट्रेंड होती है, वो डिसिप्लिन होते हैं, दे आर सपोज्ड टू बी डिसिप्लिन ट्रेंड। आप देखें जिनको बुलेट्स लगे हैं वो लोअर बॉडी में नहीं लगे हैं, अपर बॉडी में लगे हैं, सर में बुलेट लगा है, चेस्ट में बुलेट लगा है, बैक में बुलेट लगा है। तो क्या था ये लड़के सड़क पे थे, पत्थर मारे, ठीक है, लेकिन ये डिसिप्लिन फोर्स नहीं था, ये मॉब था। क्या आप आज तक, इतने साल से कश्मीरी में प्रॉब्लम चल रही है, क्या आज तक आप मॉब कंट्रोल
सिखा नहीं पाए अपने फोर्सेस को। आपका हरियाणा में हो गया जाट एजुकेशन, कितने लोग मारे गए, कितने लोग अंधे हो गए पैलेट गन से, कितने लोग बुलेट से मारे गए। ये कश्मीर में ही क्यों हो रहा है कि जब ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग अंधे हो जाएंगे, पैलेट गन लगेगी उनको और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसका जवाब तो हुकूमत को देना पड़ेगा, ये यकीनन। आप क्या कहेंगे सुदेश वर्मा साहब, पैलेट गन का इस्तेमाल यकीनन? खालिद भाई मैं इसका जवाब दूं? जी 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 बताइए, बोलिए। देखिए खालिद भाई, डेफिनेटली सिक्योरिटी फोर्सेस को आदेश है कि वो आतंकवादियों के साथ भले ही जिस तरह से डील करना चाहे करे, लेकिन आम आवाम जो वहां है उसके जांच सख्ती से पेश ना। यही कारण है कि जितने भी फुटेज आए हैं वहां से आप देख लीजिए, आज यूट्यूब में आपको सोशल मीडिया में अवेलेबल है, वहां आप देखेंगे कि पत्थरबाज गैंग या बागी लोग मिलिट्री के पास जा के मार रहे हैं, लेकिन मिलिट्री ऊपर फायर कर रही है, उन पर नहीं कर रही है। यही इमेज आ रहा है जिस पर प्रश्न चिन्ह भी उठ रहे हैं, लेकिन हमने बोला है नहीं, आवाम जो है उसके खिलाफ हम नहीं है। लेकिन यह प्रोवोकेशन का कारण कुछ नहीं हो सकता कि बुरहान वानी की हत्या होती है और उसके बाद सारे के सारे लोग स्ट्रीट पर आ जाते हैं। ये क्या बताता है? लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल तो हुआ ना आवाम पर, बहुत बड़ी साजिश है और इस सरकार को बदनाम करने की साजिश है। नहीं, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्यों किया, क्या नहीं किया, इसका जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस देगी। आप पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से इसका जवाब नहीं मांग सकते। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल स्पष्ट है कि आम जनता को कोशिश किया जाए कि उसे न छेड़ा जाए, और सिक्योरिटी फोर्सेस तो खुद अपने पर झेल रही है। आपने देखा कैसे भाग भाग के पत्थर से अपने आप को बचा रही है। आपने इतनी ज्यादा कंट्रोल अपने आप पर करना सिक्योरिटी फोर्सेस को कहीं देखा है क्या? जी, हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में वक्त हो गया है कि छोटे से ब्रेक का फौरन हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। ब्रेक के बाद टीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन, और आज हम बात कर रहे हैं बिग बुलेटिन में कब आएगा कश्मीर में अमन। हमारे साथ तीनों मेहमान गुफ्तगू में मौजूद हैं। बीजेपी लीडर स्पोक्स पर्सन सुदेश वर्मा जी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, और कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अली खान साहब भी मौजूद हैं, और श्रीनगर से हमारे साथ हैं बशीर मंजर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुदेश वर्मा जी, राजनाथ सिंह साहब कहते हैं कि जब हालात मामूल पर आ जाएंगे तो बातचीत का अमल शुरू किया जाएगा। हालात कब मामूल पर आएंगे, कब अमन कायम होगा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और हालात कैसे मामूल पर आएंगे जब मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाएगी, तमाम जो अखबारात पर पाबंदी है, टीवी चैनल्स पर, केबल पर पाबंदी लगा दी गई है, ये कहां तक जायज है? देखिए खालिद भाई, आपको पता है कि बीजेपी बहुत लिबरल पार्टी है और मीडिया से हमारे बहुत दूसरे संबंध रहे। कभी भी हमने मीडिया पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस हो हमने कभी समर्थन नहीं किया है। लेकिन आप मानेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है आज के दिन, और यही कारण है कि आप ये मुद्दा चर्चा भी कर रहे हैं। तो इशू ये है कि जब इतना सीरियस मामला है वहां पर, जबकि पाकिस्तान जो है वो हर कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हमें तंग करने के लिए। क्या लगता है कि अखबारात या मीडिया जो है कोई निगेटिव रोल प्ले कर रहा है जिस वजह से पाबंदी लगा दी गई? हमें देखिए, वहां की सरकार ने कुछ सोचकर ही ये डिसीजन लिया है, और कुछ जो अफवाहें फैलती है ऐसे वक्त पर, यही कारण आप देखेंगे सोशल मीडिया हो या मोबाइल नेटवर्क हो, ये सारे जाम में यही कारण है, क्योंकि आप अफवाह को नहीं फैलने देना चाहते। तो कहीं ना कहीं मीडिया के प्रति सरकार शायद सोची होगी कि कुछ दिन बैन रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें कोई पॉलिसी है सच नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज मांगता है। हम जान लेते हैं, आपके पास आते हैं सुदेश वर्मा जी। मोहम्मद अली खान साहब, आप मीडिया के बैन पर और राजनाथ सिंह साहब का जो बयान है कि हालात जैसे ही मामूल पर आएंगे बातचीत का अमल और बाकी अमल शुरू किया जाएगा, सवाल तो यही है कि कश्मीर में कब आएगा अमन, कब हालात मामूल पर आएंगे? 10 दिन हो गए कर्फ्यू को, और मीडिया पर भी पाबंदी है, केबल पर पाबंदी है, अखबारात पर पाबंदी है। खान साहब, मुझे लगता है कि भाजपा को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कश्मीर को और राज्यों की तरह ये लोग जिस तरीके से ट्रीट करें, इनकी स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा फ्लॉ है। और दूसरी दुख की बात यह है कि ये लोग एक्नॉलेज नहीं करते, मानने को तैयार ही नहीं हो रहे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इन्हें इंगेज करना पड़ेगा। अभी हमारे को पैनलिस्ट साहब जो थे कश्मीर के जो जर्नलिस्ट हैं,
बशीर साहब, उन्होंने बिल्कुल सही बोला, आप एंगेज कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे कोई हल नहीं होगा। दूसरी तरफ आप जो है देश में एक ऐसा सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं, कम्युनल माहौल बना रहे हैं, जिसमें आप एक तरफ कह रहे हैं हम बड़ी लिबरल पार्टी, मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही थी, और दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को खुली छूट देते हैं कि लोग देश भर में जहर फैलाएं। और फिर जब कश्मीर में ऐसे मुद्दा होता है तो जिस तरीके से आप उसे रिएक्ट करते हैं, आवाम आप पे टर्न कर जाता है। आप लोग मीडिया फ्रेंडली जरूर है, ये तो मैं कहूंगा, आप इस बात पे सही हैं सुदेश साहब, मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये आपको शायद सियासी लगेगी मगर ये बात सच है। राहुल गांधी जी ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि देखिए आप सिर्फ प्रशासन से लोगों का दिल नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की थी। रतन टाटा को ले गए थे, बिरला को ले गए थे, बजाज को ले गए थे, सबको ले गए थे कि वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, कि लोगों को लगे कि वो बाकी हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। एक जेन्युइन कोशिश, यानी कुल मिलाकर लोगों को इंगेज करना पड़ेगा, तभी मसले का हल निकलेगा। बशीर मंजर साहब, एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो सुदेश वर्मा जी कह रहे हैं कि हुकूमत का दफा करते हुए, जम्मू कश्मीर की रियासती हुकूमत का दफा करते हुए कि वहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं, इसलिए मीडिया पर पाबंदी कुछ सोच समझ कर लगाई गई है, केबल पर और अखबारात पर, आप इसको कैसे देखते हैं? मीडिया पर पाबंदी टेम्पोररी ही सही, कितनी जायज है? देखिए, मीडिया पे पाबंदी जायज किसी भी दौर नहीं है। आप देखें, मीडिया पे पाबंदी, पहला अटैक आप फ्रीडम ऑफ प्रेस पे कर रहे हैं, दूसरा अटैक एवरी सिटीजन उसको एक राइट है टू हैव एक्सेस। नहीं, क्या मीडिया, ऐसा लगता है कि मीडिया जिम्मेदार हो गया वहां के हालात के लिए, जो भी दिगरगू हालात हैं? मीडिया पर पाबंदी लगाने का मतलब समझ में नहीं आया। इस पे मुझे हंसी आएगी। देखिए, मैं भी एक न्यूज़पेपर निकालता हूं और मैं चैलेंज करता हूं किसी भी लीडर को जो भी बीजेपी से हैं कि इन दिनों में जो मेरा न्यूज़पेपर निकला है उसका एक वर्ड दिखा दीजिए जो आपको लगता है प्रोवोकेटिव है या ट्रबल क्रिएट कर रहा है। वही बात सब न्यूज़पेपर्स की यहाँ है। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आप अपना फेस बचाना चाहते हैं, आपसे हालात सुधर नहीं रहे हैं तो स्कैप वोटिंग हो रही है। मीडिया को बंद कर दो, केबल को बंद कर दो, फोन को बंद कर दो, ये स्कैप वोटिंग है। जब तक आप परमानेंटली कुछ सोचेंगे नहीं। खालिद भाई, तो बार बार ये कह रहा हूँ कि देखिए, कश्मीर का मुद्दा डिफरेंट है बाकी स्टेट से। आपने देखिए, ऐसा है कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करना मुझे लगता है शायद न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि आप ये बात बताइए कि वहाँ एक सरकार है पीडीपी बीजेपी की, अगर हम वहाँ के लोगों को इंगेज करना नहीं चाहते, बशीर साहब, अगर हम वहाँ के लोगों को इंगेज नहीं करना चाहते तो पीडीपी के साथ हम सरकार बनाते ही नहीं। वहाँ के लोगों को इंगेज करना चाहते हैं, इसीलिए दो पार्टी जो आपस में आइडियोलॉजिकली अपोज्ड है, एक कॉमन एजेंडा पर, गवर्नेंस के एजेंडा पर और वहाँ डेवलपमेंट के एजेंडा पर, वहाँ के लोगों को इंगेज करने के एजेंडा पर सरकार बनाती है। इससे बड़ा सेक्रीफाइस क्या हो सकता है? देखिए, इतना कोई सेक्रीफाइस नहीं है। आपको हर एक स्टेट में ये करना है, डेवलपमेंट करनी है, बिकॉज यू आर रूलिंग द कंट्री। आप मुल्क की हुकूमत चला रहे हैं, एनडीए आपकी। हम जम्मू एंड कश्मीर को पॉलिटिक्स के रूप में नहीं देखते। प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मगर आप यहाँ पे साथ आए, जम्मू कश्मीर के लोगों का एहसान नहीं कर रहे। पॉइंट जो चल रहा है, वो जो नुक्ता चल रहा है, वो मीडिया के हवाले से। जम्मू एंड कश्मीर को बशीर साहब हम सियासी रिश्ते से नहीं देखते। बहुत सफर कर चुका जम्मू एंड कश्मीर। जरूरत है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ बोला जाए। अगर पाकिस्तान कुछ कर रहा है, ब्लैक डे मना रहा है, तो वहाँ की मीडिया से भी आवाज आनी चाहिए कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान तो गलत कर रहा है, मगर लोग किसकी तरफ मुड़े? लोग आप ही से तो मुड़ के सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप स्टेट में और सेंटर दोनों में पावर में है। मैं कश्मीर मीडिया की बात कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर्स बंद हैं। आप न्यूज़पेपर बंद क्यों करते हैं? क्या आपको लगता है कि न्यूज़पेपर्स भी आतंकवादी हैं? अगर न्यूज़पेपर्स भी आतंकवादी हैं, कश्मीर के सारे लोग जो एजिटेट कर रहे हैं वो भी आतंकवादी हैं, जो ये कहते हैं कि बात करो वो भी आतंकवादी है, फिर बचता क्या है भाई? किससे बात करोगे? कैसे कश्मीर? ये तो आप कुछ ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं इस लॉजिक को। इसको किसी ने नहीं बोला, आपको किसी ने आतंकवादी नहीं बोला। आपको भी पता है कि न्यूज़पेपर पर क्यों बैन लगते हैं। आतंकवादी होने के कारण नहीं लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं कि वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है और हो सकता है इससे र्यूमर फैले। इसी कारण से सरकार कभी कभी लगाती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, आप खुद बोल रहे हैं। ऐसा बहुत रेयर हुआ है, जो घटनाएं हुई जिस तरह से लोग आ रहे हैं। जाट एजुकेशन के दौरान कितने न्यूज़पेपर बैन किए गए? आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें। तो आपकी सरकार है, थोड़ा विश्वास रखिए इस सरकार पर, सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने दीजिए। नहीं, लेकिन ये तो सुदेश वर्मा साहब, ये तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म पर भी सवाल है कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, जो अखबारात हैं, टीवी चैनल्स, वो जिम्मेदारी से खबरें नहीं पहुंचा रहे हैं लोगों तक। ये तो उस पर भी सवाल है, इस तरह की पाबंदी।
हाँ हाँ, इस पर तो कांग्रेस ने भी ऑब्जेक्शन किया है, गुलाम नबी आजाद जी ने भी प्रश्न उठाया है इस पर कोई भैया, पॉलिटिकल प्रश्न डिफरेंसेस नहीं है उठाया, कि मीडिया को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आज मीडिया को पाकिस्तान कटघरे में नहीं खड़ा है, कटघरे में आप बीजेपी को खड़ा करने की मोहम्मद अली खान साहब, कांग्रेस का क्या पार्टनर स्टैंड है, आप बताएं। मीडिया पर पाबंदी को लेकर कश्मीर में जिस तरह से अखबार और टीवी चैनल पर पाबंदी लगाई गई, स्टैंड बड़ा क्लियर है। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। जब जैसे सुदेश जी कह रहे हैं, हम लोग उन चैनलों के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तानी पोजीशन का समर्थन करते हैं, मगर यहीं पे तो सरकार की जिम्मेदारी आ जाती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि आपको फर्क करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सबको एक साथ कर देते हो, जैसे हमारे को पैनलिस्ट साहब कह रहे हैं, इससे इतना नुकसान होता है लोगों में, उल्टा जैसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। यही संवेदनशीलता की कमी है सुदेश साहब। अहंकार बहुत छलक रहा है आप लोगों की बातों में, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि सिचुएशन और खराब होती जा रही है जमीन पे। हमें तो अहंकार कहीं नहीं दिख रहा। हम लोग तो परिस्थिति से, सिचुएशन से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। काहे का अहंकार? अपने लोगों से निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसमें अहंकार का कोई मतलब ही नहीं है। कुल मिलाकर ऐसा नहीं लगता, मैं जानना चाहूंगा बशीर मनजर साहब से कि ये फिर से कश्मीर का मामला पूरा एक खींचतान की सियासत में, एक कश्मकश में उलझ गया है। इसका सियासी हल जरूर होना चाहिए, लेकिन सियासत में उलझ गया है। देखिए, मैं मानता, मैं पहले से यही बात कह रहा हूं कि कश्मीर को थोड़ा, न्यू दिल्ली को कश्मीर को डिफरेंटली देखना होगा। इसीलिए मैंने मिसाल दी थी, मुझे नहीं पता गुस्सा क्यों हो गए बीजेपी के साथी मेरे, इसीलिए मैंने मिसाल दी थी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की। उस वक्त देखिए किस तरह गुस्सा नहीं हुआ, मैंने आपकी बात का रिएक्शन किया, गुस्सा और सवाल नहीं होता। अप्रोच किया गया था। मैं कहता हूँ अगर वैसा ही अप्रोच हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप नेगेट कर देते हैं, हर एक चीज को पाकिस्तान की पोटली में डाल देते हैं, हर एक चीज को आप न्यूज़पेपर बंद कर रहे हैं, कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान, आप ये कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान। छोड़िए पाकिस्तान को 2 मिनट के लिए, सिर्फ बात कीजिए दिल्ली और कश्मीर की। दिल्ली और कश्मीर में जो मिसट्रस्ट है, जो प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, रीच आउट कीजिए, पहुंचिए लोगों के पास। जब 2010 का एजुकेशन हुआ तो यूपीए की गवर्नमेंट थी, एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आ गया, आप देखिए उसके बाद कितना सुधार आ गया। आज 10 दिन हो गए कर्फ्यू को, दिल्ली सरकार से एक भी बंदा कश्मीर आया है? प्राइम मिनिस्टर वापस आ गए बाहर के मुल्कों से, कश्मीर में मीटिंग हुई, क्या कश्मीरियों के कहीं अप्रोच करने की कोई कोशिश की गई? आज पहली बार राजनाथ जी ने बात की है, आज पहली बार राजनाथ जी ने बात की है कि बात होगी जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि कब हालात मामूल पर आएंगे कि तो बातचीत होगी। जैसा कि वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि हालात मामूल पर आते ही बातचीत शुरू होगी, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि कर्फ्यू कब खत्म होगा, कब अमन आएगा और हालात कब मामूल पर आएंगे कि बातचीत शुरू हो और मसले के हल की तरफ बढ़ा जाए। चूंकि वक्त की तंगी, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हम तीनों मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे हमारे खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए, और कश्मीर पर बातचीत के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बिग बुलेटिन में लेना पड़ेगा यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद टीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हमने बात की कश्मीर के मसले पर कि कब आएगा कश्मीर में अमन, क्या सियासी मामलात में, सियासी खींचतान में उलझ कर रह गया है कश्मीर का मामला। बिग बुलेटिन में अब दीजिए इजाज़त, खालिद रजा को दीजिए इजाज़त, मगर आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।